हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विथ ओम झाझड़िया में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। संख्याओं की पिछली क्लास में मैं आपको परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक संख्याओं के बारे में, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, इन सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको करवा चुका हूँ। अभी इन्हीं संख्याओं पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस जैसे स्थानीय मान पर आधारित, जातीय मान पर आधारित, भाजकता के नियम, उत्तरवर्ती परवर्ती पर आधारित क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम सरल करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमने अपना एक ऐप बनवा लिया है और वो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया मैथ्स विथ ओम झाझड़िया टाइप करके इस गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर मैं आपको बताना चाहूँगा, रीट मेंस के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए मैंने बैचेस मेंस के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। इनमें आपको बहुत शानदार क्वालिटी की सीट मिलेंगी और आपको प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा और समझाने के बाद उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाएगा। रीट मेंस के अलावा आपको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो एलडीसी की भर्ती होनी है, अभी वर्तमान में एलडीसी की जो भर्ती जस्ट आने वाली है, उसका कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो अभी होने जा रही है अक्टूबर में, उसमें पहले पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में कंप्लीट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप रीट मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रीट मेंस के लिए, एलडीसी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज आप ऐप पर ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज के बाद अगर आप देखें तो जिस नाम से अपना ऐप है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है। किस नाम से? मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है। इसी नाम से आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस, क्लास की सूचनाएं वगैरह मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोर्स खरीदने में या और कोई टेक्निकल समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9672825111। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल के माध्यम से भी आपकी कोई भी शंका है उसका समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार आप जो भी आपको कोर्सेज लेना हो, देखना हो, वो आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आज की क्लास में आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं। संख्या पद्धति में हम आज स्थानीय मान, जातीय मान या भाजकता के नियम, उत्तरवर्ती और परवर्ती संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं स्थानीय मान और जातीय मान। सीट मैं आपको इसकी उपलब्ध करवा चुका हूं, सीट आप देख चुके हैं, उसमें क्वेश्चंस आप सोल्व भी कर सकते हैं। स्थानीय मान, सबसे पहले अपन बात करें तो बात करते हैं किसकी? स्थानीय मान की। और उसके बाद अपन बात करेंगे जातीय मान की। जातीय मान या आप इसको अंकित मान भी कह सकते हो। जातीय मान या अंकित मान एक ही बात है। देखिए, स्थानीय मान तो क्या होता है? स्थान विशेष पर होता है। स्थान विशेष के लिए जैसे कोई अंक कौन से स्थान पर है, उसी के हिसाब से उसका स्थानीय मान होता है। और जातीय मान या अंकित मान तो उस अंक की क्या जाति है, उसका अंकित मान क्या है, वही उतना ही होता है। स्थानीय मान में अंक कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, कहाँ पर है, उस स्थान पर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल अपन लें तो 3, 4, 5, 8 या ये कोई एग्जांपल है, ये कोई संख्या आपको दे रखी है। मैं आपको कहूँ 8 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ, 4 का, 3 का, सभी का स्थानीय मान बताओ, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे? 8 का जो स्थानीय मान होगा वो 8 ही होगा, क्योंकि 8 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 8 ही होगा। जबकि यहाँ पर मैं 5 की बात करूँ तो 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? दहाई के स्थान पर है तो 50 हो जाएगा।
या आप ये भी कह सकते हो कि 5 के आगे एक अंक है तो एक अंक के स्थान पर एक शून्य लग जाएगा, मतलब 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 4 जो है वो कौन से स्थान पर है, सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400 हो जाएगा। या 4 के आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य लग जाएंगे, बात एक ही है। यहां पर देखें तो 3 का जो स्थानीय मान होगा, 3 है वो 1000 के स्थान पर है तो 3 के आगे 1000 हो जाएंगे, मतलब 3000 3 का स्थानीय मान होगा। ये इन सभी अंकों के 8 के, 5 के, 4 के और 3 के स्थानीय मान हैं। ये सभी के क्या है, स्थानीय मान है, स्थान पर निर्भर करते हैं अंक कौन से स्थान पर है। इकाई के स्थान पर है तो अकेला इकाई का अंक आएगा, दहाई के स्थान पर है तो आगे 0 लगाना पड़ेगा तभी तो ये दहाई के स्थान पर आएगा, सैकड़े के स्थान पर है तो आगे 2 0 लगानी पड़ेंगी तभी तो ये सैकड़े के स्थान पर आएगा। इस हिसाब से आप किसी भी संख्या में स्थानीय मान सभी के बता सकते हो। अगर यहाँ पर अपन बात करें कि जैसे मान लो यहाँ पर जैसे 0 और यहाँ पर 4 होता तो अब इस शून्य का जो स्थानीय मान होता क्या होता, वो शून्य ही होता। शून्य का जो स्थानीय मान होता वो क्या होता, शून्य होता, क्योंकि शून्य के आगे आप कितनी भी शून्य लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शून्य का स्थानीय मान शून्य ही यहाँ पर होगा। ये तो देखा आपने क्या, स्थानीय मान। अब बात करें अपन किसकी, जातीय मान या अंकित मान की। तो जातीय मान या अंकित मान किसी संख्या का जितना मान होता है उतना ही होता है। जैसे मैं आपको कहूँ 3 4 8 0 6, ये कोई संख्या है, इसमें 6 का अंकित मान बताओ तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। 0 का अंकित मान बताओ तो 0 का अंकित मान 0 ही होगा। 8 का अंकित मान 8 ही होगा, 4 का अंकित मान या जातीय मान 4 ही होगा और 3 का अंकित मान 3 ही होगा। स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंक कौन से स्थान पर है, यहाँ पर स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंक की जाति क्या है या अंकित मान क्या है, उतना ही होता है जो सदैव आप काम में लेते आ रहे हो, वो अंकित या जातीय मान होता है। अब बात करें अपन इनकी, अंकित मान और जातीय मान को आपने समझ लिया। अब इन पर आधारित क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। सीट में मैंने आपको इसके क्वेश्चंस डाले हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक मैं आपको सॉल्व करवा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। संख्या आपको दी गई है, कोई संख्या है, क्या है संख्या, 2 4 1 3 6 4। इसमें 3 का स्थानीय मान अपने को ज्ञात करना है। 3 का स्थानीय मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से 3 का स्थानीय मान बता सकते हो। 3 अगर देखें तो यहाँ पर है 3, कौन से स्थान पर, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर है, तो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 300 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको चौथे ऑप्शन में ये दिया गया है। जबकि यहाँ पर 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4 ही रहेगा, 6 का स्थानीय मान 60 होगा, 1 का स्थानीय मान पूछे तो 1000 हो जाएगा। सभी अंकों का बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर देखिए आप। संख्या आपको दी गई है क्या, 4 8 0 3 5। इसमें आपको 8 का जातीय मान या अंकित मान ज्ञात करना है। 8 का जातीय मान 8 ही होगा, चाहे वो 1000 के स्थान पर हो, चाहे इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, कहीं भी हो, 8 का जो जातीय मान या अंकित मान उतना ही रहेगा, 8 का 8 ही होगा। आपको ऑप्शन सी में ये दे रखा है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा चेंज किया गया है, प्रत्येक प्रश्न में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर परिवर्तन करके आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको एक संख्या दी गई है 5 8 7 6 3 4। ये कोई एक संख्या दी गई है, इसमें 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। आपको यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इसमें क्या 7, उस 7 के एक तो स्थानीय मान और उसके जातीय मान, इन दोनों के बीच में आपसे अंतर पूछा गया है, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो पहले अपन तो इसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं 7 का, फिर अपन इसका जातीय मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर अपन उन दोनों का योग पूछे तो योग कर देंगे, अंतर पूछे तो अंतर कर देंगे, गुणनफल पूछे तो गुणनफल कर सकते हैं आप। आपको 7 का जो स्थानीय मान होगा,
7 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 7 के आगे 3 अंक हैं तो 3 शून्य लग जाएंगे, 7000 हो जाएगा। और 7 का जो जातीय मान होगा वो कितना होगा, 7 ही होगा, उतना ही होगा। आपको इन दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर होगा वो 6993 आपको प्राप्त हो जाएगा। 7000 में से 7 घटाएंगे तो 6993 आ जाएगा। ये जातीय और स्थानीय मानों का अंतर है। आपको ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दे रखा है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या पूछा गया है। एक संख्या आपको दी गई है 38472, एक संख्या है। इसमें आपको चार के स्थानीय और जातीय मानों का योग आपसे पूछा गया। इस संख्या में 4 जो है, 4 यहां पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 के स्थानीय और जातीय मानों का योग पूछा गया है। तो योग बता सकते हो आप। पहले वाले में आपने अंतर बताया था, यहां आपसे योग पूछा गया। 4 का स्थानीय मान देखेंगे तो 4 है वो सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400 हो जाएगा। जबकि 4 का जातीय मान अगर आपको ज्ञात करेंगे तो 4 का जो जातीय मान होगा वो 4 ही होगा, उतना ही होता है। आपको दोनों का योग पूछा है तो 400 में 4 जोड़ेंगे तो 404, ये दोनों का स्थानीय और जातीय मानों का योग आपको प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दे रखा आपको। एक संख्या आपको दी गई है 60321045। इस संख्या में 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल आपसे पूछा गया है। 3, 4 और 5, एक तो ये 3, एक यहाँ पर क्या है 4 और एक ये है 5, इन तीनों के स्थानीय मानों का गुणनफल। सबसे पहले मैं बात करूं अगर 3 की, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर देखें अपन। 3 का स्थानीय मान, 3 के आगे का अंक 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, तो यहाँ पर 5 शून्य लग जाएंगे। ये 3 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो 4 है, 4 के आगे 1 ही अंक है, तो 4 के आगे 1 जीरो लग जाएगा। या 4 दहाई का अंक है तो 40 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 5 ही होगा, उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि ये इकाई का अंक है। ये 3, 4 और 5 के स्थानीय मान है। इन तीनों का आपसे क्या पूछा है, गुणनफल पूछा, तो अपन गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 40 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और 200 को इससे संख्या से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 5 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, तो जीरो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये 7 जीरो आपको मिलेंगे। और ऐसा ऑप्शन आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में आपको डी में ये संख्या दे रखी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी जातीय और स्थानीय मान पर आधारित एक क्वेश्चन और है अपना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिसमें आपको स्थानीय मान पर आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा सा परिवर्तन है। निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। कौन सा ऐसा विकल्प है, 4 दे रखे हैं आपको विकल्प, जिनमें 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 2569, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 6529, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 9256 और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 9562। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। यहां पर आप देखोगे पहले ऑप्शन में तो 5 है वो सैकड़े के स्थान पर है, मतलब 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 होगा, 500 नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है अपना, गलत है। दूसरे में देखें तो यहां पर भी 5 है वो सैकड़े के स्थान पर है, और सैकड़े के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 500 ही होगा। ये भी अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय मान 500 नहीं होना चाहिए। जबकि यहां देखोगे आप चौथे ऑप्शन में तो इसमें भी 5 है वो सैकड़े के स्थान पर है, मतलब इसका भी स्थानीय मान 5 का 500 है, 500 नहीं होना चाहिए। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। जबकि तीसरे ऑप्शन में आप देखोगे तो 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है, और दहाई के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान होगा 50, 500 नहीं है, मतलब ये तीसरा जो ऑप्शन है वही आपका यहाँ पर क्या होगा,
आंसर हो जाएगा। तो ये आपने देखा स्थानीय मान और जातीय मानों पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर आपने सरल किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं उनके बारे में एक छोटी छोटी बातें हैं, उनको आप याद रखें, क्योंकि छोटा सा सिंपल भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो जब तक आपकी ये टर्म याद नहीं, आपको ये नहीं पता पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं, तब तक आप उन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो एक तो होता है क्या, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती होता है, एक होता है परवर्ती। परवर्ती आप इसको उत्तरवर्ती भी कह सकते हो, उत्तरवर्ती भी आप इसको कह सकते हो, उत्तरवर्ती। देखिए, एक तो होता है पूर्ववर्ती, एक होता है उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती या परवर्ती क्या होता है उसके बारे में देखें आप। पूर्ववर्ती, पूर्व नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा, पूर्व मतलब जस्ट पहले वाली संख्या, और पर मतलब बाद, तो जस्ट बाद वाली संख्या, या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब जस्ट बाद वाली संख्या। एक जोड़ने या एक घटाने पर आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती प्राप्त हो जाएंगे। पूर्व, पूर्व मतलब जस्ट पहले वाली, तो यहां पर तो संख्या में से एक माइनस किया जाता है, जैसे ही आप संख्या में से एक घटाएंगे तो आपको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो मैं कहूं आपको 108 है, तो 108 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 108 का पूर्ववर्ती क्या होगा, यहां पर पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो 108 में से एक कम करेंगे तो 107 हो जाएगा, ये इस 108 का पूर्ववर्ती होगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। जबकि अपन बात करें परवर्ती या उत्तरवर्ती की, तो परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या, तो यहां पर संख्या में एक क्या होता है, प्लस होता है, एक प्लस हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूं 62 का परवर्ती बताओ, तो 62 में एक प्लस हो जाएगा, तो 62 का परवर्ती 63 होगा या उत्तरवर्ती 63 हो जाएगा। मैं आपको कहूं कि जैसे 3400, जैसे 16 दे रखा आपको, 3416 है, उसका परवर्ती बताओ, तो परवर्ती क्या हो जाएगा, 3417 हो जाएगा। जबकि मैं आपको कहूं इसका उत्तरवर्ती बताओ, तो पूर्ववर्ती बताओ, तो पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, 3415 हो जाएगा, ये पूर्ववर्ती आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार किन्हीं भी संख्याओं के आप पूर्ववर्ती और परवर्ती बता सकते हैं। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए एक माइनस करते हैं, जबकि परवर्ती या उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए सदैव क्या किया जाता है, एक ही प्लस किया जाता है। इस पर आधारित एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको सीट में डाले हैं, उन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं। अगर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की, 15 नंबर क्वेश्चन, तो आपको दिया गया है 4999 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगा। तो पूर्ववर्ती में तो क्या होता है, एक माइनस होता है, तो एक माइनस करेंगे अपन, एक माइनस करेंगे तो 4998, ये क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 में आपको क्या दे रखा है, 7896, 7896, इसका परवर्ती कह दो चाहे उत्तरवर्ती कह दो, इसका परवर्ती क्या होगा, मतलब जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगी, तो यहां पर क्या होगा, एक प्लस, और एक प्लस करेंगे तो 7897, एक प्लस करते आ जाएगा, ये इस संख्या का क्या होगा, परवर्ती हो जाएगा। तो आपने यहां पर देखा परवर्ती क्या है और पूर्ववर्ती क्या है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद भाजकता के कुछ नियम करते हैं अपन, और भाजकता के नियमों पर आधारित प्रश्नों को भी अपन यहाँ पर सरल करते हैं। भाजकता के नियम कौन कौन से हैं और उन पर आधारित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। भाजकता के नियम, अब देखिए भाजकता के नियम कौन कौन से हैं और उनके क्वेश्चंस अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं संख्या 2 से कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं होती है, इस बात का पता कैसे चलता है उसको देखो आप। जनरली इस बात का सभी को अपने को पता होता है, भाजकता के नियम में 2 का भाग जाने के लिए किसी भी संख्या में इकाई का जो अंक है
वो 0, 2, 4, 6, 8 अगर है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो संख्या सदैव 2 से विभाजित होती है। या आप ये भी कह सकते हो प्रत्येक सम संख्या में इकाई के अंक यही होते हैं, प्रत्येक सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होने पर, 8 होने पर वो संख्या सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर अपन 2 के साथ 4 की बात करें और 8 की बात करें तो इनका रूल भी इससे मिलता जुलता है। कैसे? 4 में क्या होता है, आपको अंत में 2 अंकों को देखना होता है, या आपको ये कह सकते हो दहाई अंकों को, दहाई के अंक जो हैं, दहाई के जो अंक हैं वो, या आप ये कह दो अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित अगर हैं, 4 से अगर वो दोनों अंक विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 4 से विभाजित कैसे होगी? जैसे मैं आपको कहूं 3, 5, 8, 9, 7, ये कोई संख्या आपको दे रखी है। अब इस संख्या में इकाई और दहाई का अंक है 97, ये अंत के 2 अंक कह दो चाहे दहाई के अंक कह दो आप, दहाई के अंक कितने हैं? 97 है। ये संख्या 97 क्या 4 से विभाजित होती है क्या? 97 4 से विभाजित नहीं होती, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। जबकि आपको ये दे रखा हो, मान लो 5, 8, 2, 3, 2, ये कोई संख्या आपको दे रखी है। अब ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इस बात का पता कैसे चलेगा? यहां पर दहाई के अंक क्या है? 32 है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, 4, 8, 32। ये 32 जब 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां पर 2 में क्या होता है, केवल एक इकाई का अंक देखा जाता है, 4 में 2 अंकों को देखा जाता है और 8 में 3 अंकों को देखा जाता है। 8 में कितने अंकों को देखा जाता है? 3 अंकों को देखा जाता है, या आप ये कह सकते हो सैकड़े के जो अंक हैं उन अंकों को यहां पर देखा जाता है। यहां पर 8 से विभाजित कोई संख्या है या नहीं है, इसके लिए अपन किसको देखेंगे? सैकड़े के अंकों को देखेंगे यहां पर। या आप ये कह सकते हो कि अंत से 3 अंक जो हैं, अगर वो 3 अंक 8 से विभाजित हैं, अगर वो 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे आपको दे रखा हो 3, 2, 5, 0, 4, मान लो ये कोई संख्या दे रखी है। अब ये कोई संख्या है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा अपने को? अंत के 3 अंक या सैकड़े के अंक है 504। 504 अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब इसके इधर चाहे आपको कुछ भी दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सैकड़े के अंक या अंत के 3 अंकों को केवल देखना है। 504 की मैं बात करूं तो 8 का भाग देंगे, 8 6 48, 48 बचेगा कितना? 2, आगे कितना है? 4, 24 में 8 या 24 पूरा भाग जाता है। 504 में पूरा 8 का पूरा भाग जाता है, मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2, 4 और 8 के जो नियम हैं वो नियम तीनों ही क्या है? एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। 2 में इकाई का अंक देखा जाता है, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 में दहाई के अंक देखे जाते हैं और 8 में सैकड़े के अंक देखे जाते हैं। एक एक अंक यहाँ पर बढ़ता जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो किसकी? 3 से कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं होती, इस बात का पता कैसे चलता है? संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो पूरी संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मैं आपको कहूं 5, 8, 1, ये 581 कोई संख्या आपको दे रखी है, क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है? तो यहां पर आप देखोगे 5 और 8 13, 13 और 1 14, अंकों का योग कितना है? 14। अंकों का योग 14 है, ये 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आपको कोई संख्या दे रखी है जैसे 2, 2, 5, 4, 3, 2, ये कोई संख्या दे रखी है आपको। अब ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इस बात का पता कैसे चलेगा आपको?
संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 2 2 4 4 5 9, 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 16, 16 और 2 18, अंकों का योग 18 है और वो 18 3 से पूर्णतः विभाजित है। जब ये 18 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जैसा 3 का नियम है सेम वैसा का वैसा नियम किसके लिए है, 9 के लिए भी। 9 भी सेम यही है, अंकों का योग, इसमें भी संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप कोई भी संख्या देख सकते हो 2 7 5 4, ये कोई संख्या है। अब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इस बात का पता कैसे चलेगा। यहां पर अंकों का योग 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, अंकों का योग 18 है और वो योग 9 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब ये संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। इस प्रकार आप 2 4 8 3 और 9 का नियम बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इस पर आधारित भाजकता पर आधारित संख्या पद्धति में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका अपन अभी देखेंगे। उसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, 6 की बात करते हैं। तो कोई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इस बात का पता कैसे चलेगा आपको। अगर वो संख्या 2 व 3 से, अगर कोई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या सदैव 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जिसमें 2 का भाग चला गया, जिसमें 3 का भाग चला गया, दोनों का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी अवश्य जाएगा। जैसे अपन कोई संख्या देखें, मान लो 2 3 4, आपको कोई संख्या दे रखी है, मान लो ये कोई संख्या दे रखी है आपको। इसके अलावा जैसे देखें ये, मान लो ये कोई संख्या आपको दे रखी है, तो 234 कोई संख्या है। इस संख्या में देखें तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाजित होगी। क्या ये 3 से भी विभाजित होगी? अंकों का योग देखोगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, अंकों का योग 9 है, 9 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो ये संख्या जो है ये 2 से भी विभाजित है, ये संख्या 3 से भी विभाजित है, मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ये आपने इनके नियम देखे। इसके अलावा 2-3 नियम अपन और देखेंगे, ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा अपन देखेंगे 5, 10 और 11 के नियम। इन नियमों पर आधारित क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए 5 और 10 के नियम है वो सभी को आपको पता है। 5 में क्या होता है, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक जो है वो या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी उस संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसे 3 4 7 0, ये कोई संख्या दे रखी है, इकाई का अंक 0 है तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और इकाई का अंक अगर 5 है तो भी संख्या में पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 10 का आप सब जानते हैं, किसी भी संख्या में इकाई का जो अंक है वो 0 होना चाहिए, सदैव इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तभी तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है 8750, 8750, तो ये संख्या इसमें 0 है तो ये 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपको पता है, जनरली सबको पता है। बात करते हैं अपन किसकी, 11 की। कोई संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये इस बात का पता अपने को कैसे चलेगा उसको आप समझें। देखिए 11 से विभाजकता का नियम, देखिए किसी भी संख्या में एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का जो अंतर है वो अंतर अगर 0, 11, 22, 33 अगर हो तो वो संख्या सदैव 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। मैंने क्या बोला यहाँ पर, किसी संख्या में एकांतर अंकों का, एकांतर अंकों के योग का अंतर, योग का जो अंतर है वो अगर अंतर आपको 0, 11, 22, 33 इस प्रकार से मिले तब तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, वरना वो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें
तो एग्जाम्पल की बात करें तो 4 5 3 4, ये मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है 453 453, ये कोई संख्या आपको दे रखी है। क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, इस बात का पता अपने को करना है। तो यहां पर आपको मैंने क्या बताया, एकांतर अंक। एकांतर अंक का मतलब एक छोड़कर एक अंक, जैसे 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहां 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। एकांतर एक छोड़कर एक अंकों का योग करो आप, 4 और 3 7, 7 और ये बचा कौन सा आगे 5, 4 3 7, 7 और 5 12, एकांतर अंकों का योग कर दिया। अब जो बचे हुए अंक उनका योग करो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, एकांतर अंकों के योग का अंतर, और अंतर वो कितना आया 0, मतलब ये संख्या जो है वो पूर्णतया 11 से विभाजित होगी। अंतर 0 भी आ सकता है, 11 भी हो सकता है, अंतर 22 भी, 33 44 हो सकता है। इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं अपन। आपको अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, मतलब जैसे 7 8 2 5 6, ये मान लो कोई संख्या दे रखी है। अब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इस बात को पता करें, अपन चेक करें तो यहाँ एकांतर अंक 7 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 6, तो 7 और 2 9, 9 और यहाँ पर 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। बचे हुए अंक 8 और 5, 8 और 5 हो गए कितने 13, और इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना आया 2। ये 2 जो है वो 11 से विभाजित नहीं है, या आप ये कह सकते हो ये 0 11 22 में से नहीं आया, नहीं आया तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये यहाँ पर आपने भाजकता के कुछ नियम देखे। अब हम इन नियमों पर आधारित प्रश्नों को सरल करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको संख्याओं में कोई x है, कोई p है, कोई m या n कुछ रख देते हैं बीच में, संख्या के बीच में, और आपको ये बताया जाएगा कि ये संख्या 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो इसमें n का नाम मान, या x है तो x का मान, p है तो p का मान क्या होगा, वो मान आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, और उन्हीं पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है वो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 3 1 p और 5, यहां पर बीच में आपको क्या दे रखा है p दे रखा है, 3 1 p 5, ये संख्या जो है वो 3 का गुणज है। 3 का गुणज होने का मतलब इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये संख्या है वो 3 का गुणज है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करने पर, 3 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आती है, या आप ये कह सकते हो ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है, एक ही बात है। 3 का गुणज है तो p, और जबकि p क्या है दाई का अंक है, ये इकाई का अंक, ये दाई का अंक है, दाई का अंक है। सदैव यहाँ पर जो भी हो मान, जैसे p है या x है या जैसे m है या n है, तो वो सदैव एक अंक की संख्या लिखी जाती है, मतलब 0 से 9 तक। p का मान जो है यहाँ पर 0 और 9 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 0 और 9 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हो सकते हैं, पर 9 से बड़ी संख्या जैसे 10, 2 अंकों की 11 12, ये यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। केवल एक अंक की संख्या 0 से 9 के बीच में लिखी जाती है। अब ये संख्या जब 3 का गुणज है, या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो p का मान बताओ, और p का आपसे कौन सा मान पूछा है, p का आपसे अधिकतम मान पूछा है। यहाँ से p का आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा मान आपको ज्ञात करना है। अब मुझे आप बताएं इनका योग क्या है, इनके सभी अंकों का योग क्या है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, अंकों का योग 9 है, और p और बच गया, 9 में अभी p और जुड़ेगा, और p जुड़ने के बाद ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, तभी ये 3 का गुणज होगी। अब यहाँ पर p के मान क्या क्या हो सकते हैं, आप देखो, आप p का मान सबसे पहले मैं मान लो 0 रख दूं, तो p का मान जैसे आप 0 रखेंगे तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9, अंकों का योग 9 है, वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब p का मान 0 हो सकता है। अगर मैं 9, ये था कितना 9 प्लस p था, 9 प्लस p था, p का मान यहाँ मैं 1 रखूँ, अगर 9 प्लस 1 रखा तो 9 और 1 10 हो गया, ये 10 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या भी किससे विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, मतलब p का मान 1 तो नहीं हो सकता। अगर मैं p का मान यहाँ 2 रखूँ तो 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी, मतलब p का मान 2 भी नहीं हो सकता। अगर आपको एक मान p का पता चल जाता है
तो उसमें 3 3 जोड़कर आप अगले मान भी बता सकते हो। जैसे p का मान सबसे पहले आपका 0 आया तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, मतलब 0 3 6 और 9 होंगे। यहाँ पर तीन चारों के चारों सॉल्यूशन होंगे। देखो अगर p का मान हम यहाँ पर 3 रख दें, p का मान यहाँ पर 3 रख दें तो 9 + 3 9 + 3 12, 12 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब p का मान यहाँ पर और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया 3 3 जोड़ने के बाद अगर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, मतलब p का मान अगर 6 रखें तो 9 + 6 9 + 6 15, 15 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी होगी, मतलब p का मान 6 भी हो सकता है और p का मान 3 और जोड़ेंगे तो 9 भी हो सकता है। आपको चारों ऑप्शन है 0 3 6 और 9। आपसे सबसे छोटा मान अगर p का पूछा होता तब तो आंसर होता 0, लेकिन आपसे पूछा p का अधिकतम मान और अधिकतम मान यहाँ पर कितना है 9, मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार आप 3 का कोई संख्या गुणज है तो उसके क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। 3 का गुणज है या वो 9 का गुणज है तो भी आप उसी को इसी प्रकार से सरल करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद 17 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 3 7 3 7 3 p 3 7 3 p 4 से विभाज्य है, 4 से विभाजित होता है, यह संख्या किससे विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 2 6 2 या 6 और 4, ये 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं। 4 के लिए मैंने भाजकता का नियम आपको क्या बताया, आपको बताया अंत के 2 अंकों में या आप ये दहाई के अंकों में 4 का अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब मैं p की बात करूं यहां पर तो अंत के 2 अंक हैं 3 और p। अब 3 तो हो गया लेकिन p की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 3 4, क्या क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें चारों में 2 4 और 6 ही लिख रखा है, तो अपन 2 रख लेते हैं सबसे पहले। अगर आप p का मान 2 रखोगे, आप p की जगह 2 रखोगे तो 32 हो गया। 32 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब p का जो मान है वो 2 हो सकता है, 2 हो सकता है p का मान। लेकिन 2 देखो यहाँ भी ऑप्शन में आपको दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, इनमें से कौन सा है। अब p का मान एक बार अपन 6 और देखें तो p का मान यहाँ अगर आप 3 के बाद p का मान अगर 6 रख दो तो 36 संख्या हो गई, 36 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब p का मान 6 भी हो सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 या 6। 2 रख दो p का मान तो भी 4 से विभाजित होती है संख्या, और 6 रख दो p का मान तो भी ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब p का मान या तो 2 या 6 हो सकता है। ये अपना तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको दिया गया है एक संख्या है, क्या है संख्या 2 7 9 4 p 6 5 1। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो p का मान अपने को ज्ञात करना है, अपने को p का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो p 9 से कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं होती, कैसा आपने नियम देखा था इसका, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए तो अंकों का योग देखो आप, अंकों का योग 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 1 34, अंकों का योग 34 हो गया। और उसमें और क्या जुड़ेगा, p और जुड़ेगा, उसके बाद इस में 9 का भाग जाना चाहिए, तभी ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इनमें अंकों का योग तो आपने कर दिया, कितना आया 34 आया, लेकिन p का मान 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, क्या रखें आप। अगर आप मान लो जैसे p का मान आप 0 रख देते हो, p का मान अगर आप 0 रखोगे तो इनका योग हो जाएगा 34 से, और 0 का योग 34, 34 9 से विभाजित नहीं होता, मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। आप ये कह सकते हो कि p का मान 0 नहीं हो सकता।
इसी प्रकार आप देखो p का मान अगर आप 1 रखोगे तो 34 और 1 35, 35 भी 9 से विभाजित नहीं होता तो p का मान 1 भी नहीं हो सकता। तो आप 34 में कितना जोड़ें, आप ये भी तो देख सकते हो कि 34 में कितना जोड़ें जिससे 9 का गुणांक बन जाए। 9 का गुणांक होता है 9 चौक 36। 36 कब बनेगा ये, जब इसमें p का मान आप 2 रखोगे, और p का मान जब आप 2 रखोगे तो 34 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 36। 36 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। कब, जब p का मान यहाँ पर अपन कितना रखें 2 रखें। तो जो आपका आंसर होगा p का मान कितना है, वो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 19 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। यदि दी गई संख्या, यदि एक दी गई संख्या क्या है 9 2 5 x 8 5 11 से विभाज्य है। ये संख्या जो है ये किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है। यहां पर बीच में x लिखा है, इस x का न्यूनतम मान अपने को ज्ञात करना है। अब बात करें अपन 11 की, तो 11 में आपने नियम ये देखा था कि एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 11 22 होना चाहिए। एकांतर अंक 9 के बाद है 5, 5 के बाद है 8, 9 और 5 कितने 14, 14 और 8 कितने हो गए 22 हो गए। और बचे हुए अंकों का योग 2x और 5, 2 और 5 तो हो गए 7, और 7 में x और जुड़ेगा, 7 में x और जुड़ेगा। ये एकांतर अंकों का क्या हो गया, योग हो गया। और एकांतर अंकों के योग का जो अंतर है वो अंतर या तो 0 होना चाहिए, या अंतर 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 11 22 33 होना चाहिए। अंकों का अंतर 0 कब होगा, 0 तो तब होगा जब ये 22 है तो ये भी 22 हो, और ये 22 कब होगा जब आप 7 में 15 जोड़ो, 7 में 15 जोड़ोगे तो 15 और 7 22, 22 में से 22 घटाएंगे तब 0 आएगा। लेकिन x का मान आप 15 नहीं रख सकते, या आप ये कह दो x का मान 15 आपको ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। x का मान आपको एक अंक की कोई संख्या रखनी है, तो 15 तो आप नहीं रख सकते। फिर x का मान अपन क्या रखें, अंतर 0 तो नहीं हो सकता, तो क्या अंतर 11 हो सकता है। 11 अंतर कब होगा, जब आप 22 में से 11 घटाओगे तब 11 बचेंगे। आप 22 में से 11 घटाओ, 11 कब होंगे, जब 7 में आप कितना जोड़ो, x का मान आप 4 रखो, तो 7 और 4 11, 22 में से 11 घटाओगे तो 11 आएंगे। 11 आते ही आपके ये संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको जो है x का मान कितना रखना पड़ेगा, 4 ही रखना पड़ेगा। 4 रखोगे तब ये संख्या ये हो जाएगा कितना, 7 और 4 कितना 11 हो जाएगा। 22 में से 11 घटाएंगे तो आपका मान आएगा 11, और 11 आते ही ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब x का मान यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या दे रखा है, सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है, 11 का गुणज या गुणक है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। आपको 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 9 7 8 6 2 6। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 4 4 7 3 5 5। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1 1 2 1 4 4। और अगला दे रखा है आपको 8 6 9 7 5 6। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 का गुणज है, 11 का गुणक है, वो अपने को पता, नियम आपको पता है। नियम जब आपको पता है तो उस नियम को आप अप्लाई करें, एकांतर अंकों का योग करें। एकांतर अंक सबसे पहले पहला ऑप्शन अपन लेते हैं, 9 के बाद 8, 8 के बाद 2, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 2 कितने हो गए 19। और बचे हुए अंकों का योग, बचे हुए अंक 7 और 6 13, 13 और 6 19। एकांतर अंकों के योग का अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ये पहला ही ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। और ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। अगली वाली ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है।
ये कुछ मैंने भाजकता के क्वेश्चंस, भाजकता पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। छोटी छोटी दो टर्म हैं, उनको अपने को याद रखना है। एक तो होता है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम, और एक ही होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, इनको अपने को ध्यान रखना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हुआ है वो एक होना चाहिए। यहां पर आप ये कह सकते हो जो है किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जबकि योज्य तत्समक में, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल, योज्य का मतलब जोड़, किन्हीं भी दो संख्याओं का योग जो है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और गुणात्मक में गुणा होना चाहिए, और गुणा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप एक को गुणात्मक तत्समक भी कह सकते हो, गुणात्मक तत्समक कहते हैं इसको। एक को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, और जीरो को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। क्योंकि योज्य प्रतिलोम दो संख्याओं का योग जो है वो शून्य होना चाहिए। तो ये तो योज्य तत्समक है और ये गुणात्मक तत्समक है। आपको मैंने बताया कि कोई दो संख्याओं का गुणनफल एक होना चाहिए। कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल एक कब होगा, जब एक संख्या के अपोजिट से, उसके आप अपोजिट से जब दूसरी संख्या को गुणा करोगे, उसी संख्या को गुणा करोगे तो दोनों संख्याएं आपस में कैंसिल हो जाएंगी और उनका गुणनफल एक आएगा। कैसे, जैसे मैं आपको कहूं कोई संख्या 5/8 है। अब इस 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका व्युत्क्रम कर दो आप। 5/8 का व्युत्क्रम कर दोगे 8/5 हो जाएगा, और ये 8/5 इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है किसका, 5/8 का। है या नहीं है कैसे पता चलेगा, अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और गुणनफल क्या आया, एक आया, और एक ही आता है। अगर आपको जैसे मान लो दे रखा कोई संख्या -15 दे रखी है आपको, और आपको ये कहा जाए इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो -15 को आप -15 बट्टे में 1 लिख सकते हो। बट्टे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका व्युत्क्रम लिखो, व्युत्क्रम लिखोगे तो 15/1 का व्युत्क्रम होगा 1/15। माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये प्लस की संख्या तो ये भी प्लस की रहेगी। निशान चेंज नहीं होगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। प्लस की तो प्लस की रहेगी, माइनस की तो माइनस की रहेगी। आपको केवल संख्या का व्युत्क्रम करना है। तो 15/1 का व्युत्क्रम हो गया 1/15। ये इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, चेक कर सकते हो आप। जैसे दोनों संख्याओं को गुणा करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, मान कितना आएगा, एक आएगा, एक आएगा। इसका मतलब ये इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। और इसी प्रकार क्या होता है, इसमें तो संख्या का क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, जबकि यहाँ पर संख्या का सिंबल, चिन्ह चेंज किया जाता है। आपको अगर ये कहूं मैं योज्य प्रतिलोम बताओ, 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा, क्योंकि निशान चेंज करते ही दोनों का जब आप योग करोगे तो वो योग आपको शून्य मिलेगा। 5 में जब -5 आप जोड़ोगे तो मान आएगा कितना, शून्य आ जाएगा। मतलब 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा। मैं आपको कहूं -7/5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो निशान चेंज करेंगे, निशान चेंज करेंगे तो -7/5 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 7/5 हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप इनको जोड़ोगे तो मान इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा। आपको मैं ये कहूं, अगर जैसे आपको कोई संख्या दे रखी हो, -2 बट्टे में -3 दे रखा आपको। अब आपको ये कहा जाए इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, योज्य प्रतिलोम आपको बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस से ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है, तो माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब बचा केवल क्या, बचा 2/3 बचा। अब बचा 2/3, और 2/3 प्लस की संख्या है, अपन इसका निशान चेंज करेंगे तो ये माइनस की संख्या हो जाएगी। मतलब 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/3 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम और उसका योज्य प्रतिलोम बहुत आसानी से बता सकते हैं। इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको सीट में डाले हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। संख्या 4/5 का कौन सा प्रतिलोम पूछा आपको, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है।
गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसका व्युत्क्रम करते हैं। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा हमेशा क्या आपको मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, संख्या -2/13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। आपको इसका कौन सा प्रतिलोम बताना है, योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, योग शून्य होना चाहिए, निशान चेंज होता है, सिंबल चिन्ह चेंज होता है। माइनस की संख्या तो प्लस की हो जाएगी, कितनी, 2/13। ये कौन सा प्रतिलोम हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दो क्वेश्चंस आपके और बचे हैं, इन पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, उनको भी अपन सरल करते हैं। देखिए पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी दो संख्याएं जो होती हैं, कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में आप कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या बताओ, तो 2 और 3 के बीच में आप असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, आप अनेक परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब कौन सी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, उस बात का पता कैसे चलेगा। मैं आपको कहूँ 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या बताओ, तो परिमेय संख्या मैंने कहा बहुत सारी होती हैं। ऑप्शन में आपको कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी। आपको उन चारों में से चेक करनी है कि उन चारों में से इनके बीच में कौन सी है और कौन सी नहीं है। उस बात का पता आपको किससे चलेगा, ऑप्शन से चलेगा, और वो ऑप्शन से है आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए इस पर आधारित तो मैं 2 क्वेश्चन आए हैं, आपको वो सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दे रखा पूर्णांक 3 और 4, पूर्णांक 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है वो अपने को बताना है। 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है वो 3/2, दूसरा ऑप्शन है आपको 4/3, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 7/2 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 7/4। अब संख्या है वो 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। अब आपको ये संख्याएं दे रखी हैं किसके रूप में, भिन्न के रूप में। ये संख्याएं हैं भिन्न के रूप में नहीं है, तो अपन इनको भी सरल कर लेते हैं दशमलव के रूप में। और दशमलव के रूप में जैसे आप इनको चेंज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या तो इनके बीच में है और कौन सी संख्या इनके बीच में नहीं है। जैसे 3 में अगर 2 का भाग दोगे, 3/2 होता है 1.5। क्या 1.5 इन 3 और 4 के मध्य आती है, नहीं आती, तो ये इनके मध्य परिमेय संख्या नहीं है। 4/3 को अगर देखोगे आप, 4 में 3 का भाग देंगे तो 1.33 इस प्रकार आएगा, और 1.33 3 और 4 के बीच में नहीं है, तो ये भी इनके मध्य परिमेय संख्या नहीं है। अगर इस 7/4 की आप बात करोगे तो 4 कम 4 बचेगा कितना, 3, 4 7 28, लगभग 1.7 के लगभग आएगा। तो 1.7 भी इन दोनों के मध्य नहीं है, तो ये भी इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या नहीं है। जबकि 7/2, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 आएगा, और 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में ही आता है, मतलब ये इन दोनों के मध्य ये परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आपको ऑप्शन से ही इनको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इनके मध्य परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखिए किस प्रकार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया गया है परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं हैं, वो किस रूप में लिखी हैं, भिन्न के रूप में। परिमेय संख्या 1/5 और 3/4 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इन दोनों के बीच वाली, इन दोनों के बीच में नहीं जो है वो ज्ञात करनी है। ध्यान दें, प्रश्न में पहले वाले में पूछा था कौन सी बीच में परिमेय संख्या है, इसमें पूछा इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 5/8, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 4/3, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कितना, 1/4। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। चेक करते हैं अपन कौन सी इनके मध्य नहीं है। पहले अपन इनको भी दशमलव में बदल लेते हैं, फिर अपन इनको दशमलव में बदलेंगे, और दशमलव में बदलते ही आपको पता चल जाएगा। 1/5, 1 में जब 5 का भाग देंगे तो 0.20,
मतलब 0.2 कह दो या 0.20 कह दो, एक ही बात है, 0.20 आपको प्राप्त होंगे। जबकि 3 में 4 का भाग देंगे या 3/4 जो होता है वो 0.75 होता है। अब आपने इनको भिन्न दशमलव के रूप में चेंज कर लिया, अब इनको भी आप दशमलव के रूप में चेंज कर लो, तभी आप बता सकते हो कि कौन सी इनके मध्य में नहीं है, वही तो आपसे पूछी गई है। अब 2 में जब आप 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.4 आएगा, भाग दे सकते हो आप 0.4 या 0.40, एक ही बात है। ये तो 0.20 और 0.75 के बीच में है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। जो इनके बीच में नहीं है वो बतानी है अपने को। तो अब यहां पर देखेंगे तो 5/8, 5/8 को जब सरल करोगे तो 0.50 का 8 6 48 बचेंगे 2 20 और 8 दूनी 16, लगभग 0.62 आएगा। और 0.62 तो इनके बीच में ही आएगा, तो इनके बीच वाली संख्या अपने को नहीं चाहिए। इसको देखेंगे 1 में 4, 4 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.33 के लगभग आएगा। और 1.33 जो है वो 0.20 और 0.75 के बीच में नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य नहीं है, और यही अपना क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसको देखोगे तो 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, और 0.25 भी इनके मध्य में होता है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। तो केवल ये तीसरा जो ऑप्शन है जिसको आपने दशमलव में चेंज किया, तो ये संख्या जो है वो इन दोनों के मध्य आपको नहीं मिली, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने परिमेय, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस को इन क्लास में अपन ने सरल किया। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, अगली क्लास में अपन मिलते हैं। ओके। जैसा आप सभी ने यहाँ पर देखा कि अपन ने संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चंस किए यहाँ पर 2 क्लासों में, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स दे रखी है, वहाँ पर आपको काम आएंगे। ये सेम टू सेम टॉपिक आपको रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में, रीट लेवल सेकंड में अगर आप पहला टॉपिक देखोगे, पहली यूनिट देखोगे, तो उस पहली यूनिट में आपको लिखा है परिमेय, प्राकृत, प्राकृत, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वहां भी ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा काम देगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। अपना जो ऐप है वो ऐप आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐप जो है वो मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और इसे डाउनलोड करें, और इसमें आपको रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली LDC भर्ती परीक्षा, और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की मैथ्स और रीजनिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है अभी वर्तमान में वो क्या है, रीट। तो रीट फर्स्ट और सेकंड लेवल का कंप्लीट सिलेबस आपको अच्छे सॉल्यूशन के साथ, अच्छी सीट के साथ मिलेगा। आपको प्रत्येक टॉपिक की सीट उपलब्ध करवाई जाएगी, और प्रत्येक टॉपिक के जो भी नोट्स होंगे, जैसे स्टैटिक्स में आपको थ्योरी पूछी जाती है, तो उस थ्योरी के भी आपको नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाए जाएंगे। रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, प्रत्येक डेली आपको एक क्लास आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में अपन मिलते हैं। ओके, थैंक यू।